हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है आपका, उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी, उसको बैक टू सेट सॉल्व करवा रही थी। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले भी मैं इस पर काफी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आयगत व्यय का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज परचेज ऑफ लैंड, सैलरी, लीज, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें आपको मैंने काफी डिटेल में समझाया है। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं। इस वीडियो में आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे कि जितने भी चीजें आपको पूछी जानी है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्या होगा, तो मैंने पहले बताया था, जो लॉन्ग टर्म से या लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पर जो सैलरीज दे रखी है यानी कि जो वेतन है वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बाकी तीनों ही क्या हो जाएंगे, बाकी तीनों होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप क्या दर्शाता है, व्हाट डज गैप रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर आपको गैप की फुल फॉर्म बतानी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस गैप में क्या रहता है, तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है जो कि अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। जिसकी फुल फॉर्म आपको बेसिकली बतानी है। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल, जर्नल एग्रीमेंट ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो गैप क्या दर्शाता है, गैप जो होगा उसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आमतौर पर या सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को डैश में दिखाया जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी कंसीव्ड बाय ए क्लब आर शोन इन डैश। बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। तो आपको ये बताना है कि कोई क्लब है जिसमें लाइफ टाइम की मेंबरशिप ली गई है, उसके लिए जो फीस चुकाई गई है उस फीस को कहाँ पर दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लाभ-हानि खाते में, आय व्यय खाते में या फिर आय खाते में। तो ये जो फीस होगी उसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए ली गई है तो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हो गई है। एक तरह की आपकी फिक्स्ड उसमें चली जाएगी, जिसे हम बैलेंस शीट में आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम में प्राप्त सदस्यता शुल्क है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांसेस, एन इनकम, एन एसेट, अ लायबिलिटी, एन एक्सपेंसेस। तो जो आपकी एडवांस में प्राप्त हो रहा है, जो सब्सक्रिप्शन मनी है या सब्सक्रिप्शन है, वो क्या कहलाता है, ये किस तरह का होगा, तो वो हो जाता है जो एक तरह की लायबिलिटी, एक दायित्व तो हो जाता है। जितनी भी चीजें एडवांस में रिसीव हुई होती हैं तो एक तरह से लायबिलिटी आप पर होती है, क्योंकि आपने अभी उस काम को किया नहीं है जिसके लिए आपको पहले से ही एडवांस मिल गया है। तो आपका एक दायित्व की तरह हो जाता है कि उसे आपको पूरा करना है या उस काम को आपको करना है, तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य हानि को डेबिट किया जाएगा। द अबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि असामान्य हानि, तो एक तो होता है आपका नॉर्मल लॉस जो होता है, दूसरा हो जाता है अब नॉर्मल लॉस। आपने प्रोसेस अकाउंट बनाया होगा जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, तो वहां पर आपने अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल वेस्टेज है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो नॉर्मल तो सामान्य होता है कि हाँ इतना, कोई भी काम आप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सीमेंट का काम है तो वहाँ पर जो बोरियां आती हैं या जब सामान उतारा जा रहा होता है या लोड किया जा रहा होता है तो थोड़ा बहुत तो वेस्टेज हो जाता है, वो तो नॉर्मल लॉस हो गया। लेकिन किसी भी तरह इस तरह का हुआ कि जिससे अब नॉर्मल लॉस हो गया, जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जिसे आप रोक नहीं सकते थे, वहां पर क्या रहता है कि इस तरह से कोई लॉस होगा तो उसे आप कहाँ पर डेबिट करते हैं, तो उसे जो दिखाया जाएगा वो जो लाभानी खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वहां पर दिखाया जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्टॉक का मूल्य है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज हायर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका मूल्य क्या होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको किस मूल्य पर हम दिखाते हैं। जो अपनी बुक्स हम बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वहां पर
क्लोजिंग स्टॉक को हम किस मूल्य पर, किस तरह के मूल्य पर दिखाते हैं, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, या लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम होगा, या फिर लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी अधिक होगा। आपको पता ही है कहाँ पर दिखाया जाता है, जो लागत मूल्य या फिर बाजार मूल्य होता है उसमें जो कम होता है, विच एवर इज लेस, उस पर दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक पुस्तकों का उपयोग निम्न द्वारा किया जा सकता है। यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स कैन बी मेड बाय ओनली लार्ज बिजनेस कंसर्न, ओनली स्मॉल बिजनेस कंसर्न, ओनली मीडियम साइज बिजनेस कंसर्न, ऑल ऑफ दीज। तो सहायक पुस्तकें आपने पढ़ा होगा कि जो पहले बुक कीपिंग होती है, पशुपालन होता है, तो आप जो जर्नल का काम करते हैं उसमें, तो कुछ उसकी सहायक पुस्तकें या सहायक बुक्स भी बनाई जाती हैं, जैसे परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, कैश बुक बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें भी बनाई जाती हैं, तो ये सहायक पुस्तकें कहलाती हैं जर्नल की। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किस तरह के बिजनेस में इसको बनाना सही रहता है, कि जो बिजनेस होगा वो लार्ज स्केल पर हो रहा हो, या फिर छोटे स्तर पे हो रहा हो, या फिर मीडियम साइज में हो रहा हो, या फिर तीनों के लिए ही इसको बनाना जरूरी है, या वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये जो चीज है ये तीनों में ही अप्लीकेबल होगी, या तीनों के लिए ही वैलिड होगी, तीनों लोग ही बना सकते हैं, चाहे वो लार्ज स्केल कंपनीज हो, चाहे वो मीडियम हो, या फिर स्मॉल हो, तीनों में ही उपयोगी होती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवाद की अवधारणा का तात्पर्य निम्नलिखित को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंटिज्म रिफर टू टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल प्रॉफिट, ओनली कैश प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो क्या होते हैं इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मैंने आपको इसका एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर जो रूढ़िवादी अवधारणा पूछ रहा है, तो वो किससे रिलेटेड है, उसमें क्या चीज बताई गई है। तो इसमें बताया जाता है कि जो प्राप्त लाभ हैं उनको फिर भी ध्यान में ना रखें, लेकिन जो संभावित हानियां हैं, जो हानियां हो सकती हैं उनके लिए हमें प्रोविजन प्रावधान करना चाहिए, ये बताया गया है इस अवधारणा में, प्रॉफिट रियलाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स टू ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस। आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि जो आयकर रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, उसमें किस तरह से उसकी फाइलिंग करते हैं, उसके आपको स्टेप बाय स्टेप करेक्ट लगाना है कि कौन सा करेक्ट होगा। रजिस्टर योरसेल्फ, अपने आप को पंजीकृत करें। वेरीफाई ITR 5, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्म, अपेक्षित फॉर्म का चयन करें। फिल फॉर्म एंड अपलोड, फॉर्म भरें और अपलोड करें। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद आपको चार जो चीजें दे रखी हैं, चारों ऑप्शंस को एक सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो स्टेप आएगा वो कौन सा होता है, कि इसमें जो आप कोई भी काम जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है उस चीज पर। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा रजिस्टर योरसेल्फ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो भी फॉर्म हमें भरना है, सबसे पहले हम उस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर पर, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्म, अपेक्षित फॉर्म का चयन करें। उसके बाद क्या किया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा। फिल फॉर्म एंड अपलोड, फॉर्म को भरेंगे और फिर हम अपलोड करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जो हमने फॉर्म भर लिया है उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई ITR, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें सीक्वेंस जो बना हमारा, तो A, C, D फिर B। तो इसमें ऑप्शन सब सिलेक्ट कर लीजिए कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर A जो दे रखा है उसमें A है, फिर C, फिर D, फिर B। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व किया करिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उतने ही कंफ्यूजिंग भी होते हैं। इसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस तरह से अरेंज किया जा सकता है, तभी आप उसको आसानी से अरेंज कर पाएंगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है। रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 138 सबसेक्शन 1, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। क्वेश्चन में कह रहा है जो आयकर का रिटर्न होता है उसे जो आपका आयकर अधिनियम है 1961, तो किस धारा में उसको फाइल किया जाता है या किस धारा में उसको सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आयकर रिटर्न होता है किस धारा में दे रखा है, वो हो जाएगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने की डेट तिथि है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ
इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज 13 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई व्यक्ति कोई इंडिविजुअल है तो उसकी दशा में जो उसको आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है तो उसको किस तिथि तक उसको फाइल कर देना चाहिए। तो वो हो जाता है 31 जुलाई। उसे 31 जुलाई तक अपना आयकर को या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो उसको फाइल कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत शिक्षा उपकर जो कि 4% लगता है, पहले 3% था 4% हो गया है, की गणना किस राशि पर की जाती है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एजुकेशन सेस ऑफ 4% इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसमें जो 4% आपका एजुकेशनल सेस लगता है वो किस राशि पर लगाया जाता है या उसको किस राशि पर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स निकल के आया है, जो इनकम टैक्स के बाद अधिभार भी जो सरचार्ज भी उसमें ऐड कर देते हैं, फिर या फिर सकल कुल आय पर या फिर कर योग्य आय पर। तो आपको याद होगा कि 5 हेड होते हैं इनकम के, 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस जो होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं। इन पांचों हेड से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, इसको जो टोटल निकाला जाता है। जब पांचों हेड को ऐड कर लेते हैं तो हमारी आती है ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि सकल कुल आय। उसके बाद उसमें से हम 80C से 80U तक की जो सेक्शंस हैं उसकी डिडक्शंस देते हैं और डिडक्शंस को देने के बाद हमारी जो इनकम निकलती है वो हो जाती है जो टैक्सेबल इनकम हो जाती है यानी कि कर योग्य आय निकलती है या फिर कुल आय भी कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उस आय पर हम टैक्स लगाते हैं। तो टैक्स में भी रहता है कि जो आपकी कैपिटल गेन है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है उसको अलग अलग रेट से लगता है। जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो लॉटरी है इन सबसे जो इनकम होती है उसको अलग रेट से लगता है, तो उसको अलग कर लेते हैं, उसको अलग रेट से लगा लेते हैं। उसके बाद उसको लेस करने के बाद जो इनकम बचती है उस पर हम जो आपकी टैक्सेशन रेट्स दे रखी होंगी उस वर्ष, क्योंकि हर साल हर वर्ष चेंज हो जाती है आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं, फिर हम उसमें ऐड करेंगे जो उसका सरचार्ज आया है, जो अधिभार आया है वो डिपेंड करता है इनकम पर कि कितनी इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग सरचार्ज लगाया जाता है 5%, 10%, 15%, वो डिपेंड करता है इनकम पर। के बाद हम निकालते हैं उस इनकम पर जो भी हमारी टैक्सेबल आई है तो टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद उस पर हम लगाते हैं एजुकेशनल सेस यानी कि शिक्षा उपकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर भी हमारी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो निकल के टैक्स लायबिलिटी आती है इसको ऐड करने के बाद वो भी आती है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। उसमें से हम फिर टीडीएस को लेस करते हैं। जब टीडीएस को लेस करते हैं तो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है, शुद्ध कर दायित्व निकल के आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखे गए शेयरों से प्राप्त लाभांश किस मद के तहत कर योग्य है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिविडेंड ड्राइव फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड एज a stock in trade are taxable under head income from other sources, income from profits and gains of business or profession, capital gain, either capital gain or income from profit and gains of profit business or profession। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि स्टॉक एंड ट्रेड में जो अंश थे, जो शेयर्स थे वो रखे गए थे, उनसे जो लाभांश यानी कि जो डिविडेंड मिल रहा है वो किस हेड में, अभी मैंने आपको बताया कि 5 हेड होते हैं, यहाँ पर आपके 4 हेड के बारे में दे रखा है, तो किस हेड में जाकर के वो टैक्सेबल होता है, कर योग्य होगा, आपको ये बताना है। तो वो किस हेड में होता है, जब इस तरह से जो स्टॉक एंड ट्रेड में जो शेयर रखे जाते हैं उससे जो डिविडेंड मिलता है वो आपका अदर सोर्सेज में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील निम्नलिखित में निहित है। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर लाइज विद कमिश्नर अपील सेक्शन 246A, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, नन ऑफ दिस। तो जो निर्धारण अधिकारी है उसके आदेश के विरुद्ध जो अपील होती है वो कहाँ होती है, वो की जाती है आयुक्त यानी कि कमिश्नर सेक्शन 246A में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि से प्राप्त किराया है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज फुली एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड, नॉट एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ दिस। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड से जो हमें भूमि से, कृषि भूमि से प्राप्त जो किराया होता है, जो रेंट रिसीव्ड होता है, उसके बारे में आपसे पूछा है कि वो कर मुक्त होगा, आंशिक रूप से कर मुक्त होगा या तो कर मुक्त नहीं है, कर योग्य है, इनमें से कोई नहीं।
तो ये क्या हो जाता है, ये फुली एग्जेम्प्टेड होता है, पूरी तरह से कर मुक्त होता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।